गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। गेम थ्योरी में अपन एजम्पशन तक पढ़ चुके थे। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, लेकिन ये अपन बाद में पढ़ेंगे, ताकि एक दो क्वेश्चन करने के बाद में, ताकि आपको और अच्छे से समझ आएगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। टर्मिनोलॉजी जो है, मतलब कुछ वर्ड जो है इसके, वो अपन लास्ट में देखेंगे, ताकि आपको बाकी सारी चीजें समझ आ जाए। तो वो वर्ड जो बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ा जाता है जो एक तरीका है, वो है 2% जीरो सम गेम। 2% जीरो सम गेम का मतलब क्या है? जीरो सम गेम जो है पर्टिकुलर किसे कहा जाता है? ऐसा जिसके अंदर जो दो कंपटीटर है, उनका अगर दोनों का टोटल पे ऑफ मिला दें, मतलब दोनों का टोटल प्रॉफिट अगर मिला दें, तो वो क्या होगा? उतना ही प्रॉफिट होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे कि पर्टिकुलर अपन एक एग्जांपल ले रहे थे कि पर्टिकुलर जो है वो एक गांव के अंदर टोटल 1000 कस्टमर ही है, और दो शॉप है, शॉप ए एंड शॉप बी। और ऐसी स्थिति है कि ये कस्टमर बाहर से कहीं से नहीं खरीदते हैं, या शॉप ए से खरीदते हैं या शॉप बी से खरीदते हैं। तो जीरो सम कब कहा जाएगा? कि भाई ये जो है टोटल 1000 कस्टमर है, और वो इस तरीके से कि अगर इसके पास 500 चले गए तो 500 बचे हुए इसके पास जाएंगे। इनसे बाहर इन दोनों का मिला के जो वो टोटल क्या हो जाएंगे? 1000 कस्टमर यही होंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 400 और 200, 600 और 400 अभी भी बचे हुए, ऐसी स्थिति नहीं होगी। जीरो बचेगा, कुछ भी नहीं, जो भी है ये इन दोनों के बीच में ही बटेगा। या ऐसा हो सकता है 600 400 हो सकता है, 700 300 हो सकता है, किसी भी तरीके से हो, लेकिन अल्टीमेटली इन्हीं के अंदर बटेगा। देखो, 2% है और जीरो सम है, दो चीजें बोली है। एक तो कंपटीटर कितने हैं? दो है, और उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है? जीरो सम है, मतलब कि इनके अलावा बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? गेन ऑफ द वन कंपटीटर इंडिकेट द लॉस ऑफ ओपोनेंट। अगर इसको 800 मिले तो इसको 200 ही मिलेंगे, तो इसको जितना ज्यादा होगा उसका उतना लॉस होगा, या इसका जितना कम होगा उसका उतना फायदा होगा। Sum of the payoff gained and lost by each of the participant in the game amount to zero। मतलब कि इन दोनों का मिला के जो है वो क्या होगा? 1000 है तो 1000 पूरे के पूरे इन दोनों में होंगे। ऐसी स्थिति नहीं होगी कि भाई यहाँ जो है वो 300 और यहाँ 200 और 500 लोग अभी भी बचे हुए जो कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति नहीं होगी, दोनों का पे ऑफ मिला दे तो वो क्या हो जाएगा? टोटल एरिया कवर कर लेगा, उसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। इसकी एजम्पशन कैसी है? जो एजम्पशन उसने ली है वैसी की वैसी है, इसमें बस कुछ अलग से है। एक तो पार्टिसिपेंट दो है,
एंड बोथ ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट या फिर मिनिमाइज देयर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो हमेशा ही ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट के केस में हर कोई मैक्सिमाइज करना चाह रहा है और लॉस के केस में मिनिमाइज करना चाहता है। प्रॉफिट ऑफ वन कंपिटिटर इज इक्वल टू लॉस ऑफ अदर कंपिटिटर। जैसे कि ये 500 500 थे, अब 500 से क्या हो गया, ये 600 होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से 100 रिड्यूस होगा तो ये कितना बचेगा 400। इसमें एक और 100 अगर इंक्लूड हो गया तो इसमें एक और 100 लेस होगा, तो एक का अगर फायदा होगा तो वो दूसरे के लॉस के बराबर होगा। और तीसरी, पार्टिसिपेंट नो देयर पे ऑफ एंड ईच पार्टिसिपेंट नो द स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय द ओपोनेंट। एक इसमें ये भी एजम्पशन है कि वो ये मानता है, पहली बात तो उसे अपना प्रॉफिट कितना होगा या पे ऑफ कितना होगा किस स्ट्रेटेजी पे, वो उसे पता है, और हर पार्टिसिपेंट जो है वो जानता है कि ओपोनेंट के पास क्या क्या स्ट्रेटेजी है और वो कौन सी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने वाला है। सीधी सी बात है, ये आगे लिमिटेशन के अंदर भी आएगा कि भाई ये चीजें जो है वो ऐसा होता नहीं है। ईच पार्टिसिपेंट एक्ट रैशनली, हर पार्टिसिपेंट जो क्या होता है समझदारी से फैसला लेगा। अब भाई इसका जो प्रोसेस है, ये चीजें भाई आपको रटनी ही पड़ेगी। ये कैसे होता है, तो ये चीजें आपको रटनी ही पड़ेगी। दो तीन चीजें हैं जो पर्टिकुलर पूरे इस स्टेट्स में आपको रटनी पड़ेगी। एक तो गेम थ्योरी में ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, इक्वेशन वगैरह जो याद करनी पड़ेगी वो तो है ही। उसके अलावा एक तो गेम थ्योरी के अंदर ये जो है ये एक दो चीजें याद करनी पड़ेगी, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर सिंप्लेक्स जो है उसका प्रोसेस आपको पूरा याद करना पड़ेगा। और इनको एलोबरेट जो है वो करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और ज़्यादा बुक्स में ये चैप्टर दे भी नहीं रखा है। जैसे मेरे पास 5-6 बुक है, उसमें से एक बुक के अंदर ये चैप्टर दे रखा है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने के लिए सोर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस और जो लिखे हुए हैं उन सबको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। इन्हीं नोट्स में से ही आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी कवर कर ली गई हैं। इन्होंने कहा है कि सबसे पहले जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये टू पार्टिसिपेंट जीरो सम गेम, तो उसमें जैसे A1 है, A2 है और A3 है, और ये दूसरा प्लेयर है बी जिसके पास तीन स्ट्रेटेजी B1 B2 और B3। सबसे पहले क्या करना है, रॉ मिनिमा कैलकुलेट करना है, मतलब कि हर रॉ से मिनिमम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे इसमें ये आ गया 5, तो ये 5 लिख दिया। इस रॉ में सबसे मिनिमम जो है वो 2, तो ये 2 हो गया। फिर इसमें इसमें जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 1, तो ये 1। अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये मत पूछिएगा ना। और कॉलम जो है उसमें से सबसे मैक्सिमम वाला जो है वो पता कीजिए। इसमें कौन सा है 8, इसमें कौन सा है 5, इसमें कौन सा है ये 8। क्लियर है। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जो ये रॉ मिनिमम है जिसमें ये आपने क्या किया है, सब मिनिमम मिनिमम वाली वैल्यू कैलकुलेट की है, इनमें से मैक्सिमम को सेलेक्ट करना है। ये पर्टिकुलर ये इस तरीके से जो है इक्वेशन सॉल्व तभी होगी जब ये कंडीशन ऊपर वाली जो है वो फुलफिल होगी। दो पार्टिसिपेंट है, एक दूसरे की स्ट्रेटेजी जानते हैं, और पे ऑफ पता है, एक का प्रॉफिट जो दूसरे का लॉस है, और जीरो सम है। इस तरीके से इसमें से मैक्सिमम वाले को सेलेक्ट करना है। तो मैक्सिमम वाला कौन सा है, ये वाला। और यहाँ जब जहाँ जहाँ हमने मैक्सिमम लिए इसमें से क्या करना है, मिनिमम को सेलेक्ट करना है। अब इनमें से जो सबसे मिनिमम है उसे सेलेक्ट करना है, तो सबसे मिनिमम कौन सा है, ये वाला। क्लियर है। और ये दोनों अगर वैल्यू सेम आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो है दोनों में सेम आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली ये जो है वो आ रहा है दोनों साइड से। कॉलम की साइड से जो है वो ये आ रहा है, और रो की साइड से भी ये आ रहा है। ये जो है ये हमारा एक तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट जो है इसको कहा जाता है। इसे जो है वो क्या कहा जाएगा,
सैडल पॉइंट कहा जाएगा। समझ आ रही बात? तो इसे क्या कहा जाएगा, सैडल पॉइंट या इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो इसे कहा जाएगा। तो भाई ये चीजें जो है, अब ये आपको स्टेप जो है वो इस तरीके से ही करने हैं और इसी तरीके से इस प्रोसेस को करना होता है। और ये क्यों करना होता है भाई, इसके बारे में सही बताऊं तो मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जो सोर्स है, जैसे इग्नू वगैरह की बुक है, उसके अंदर जो है वो ये चैप्टर दे रखा है, लेकिन उसमें भी बस इतना करके बता रखा उन्होंने प्रोसेस, इसका रीजन जो है वो उन्होंने भी नहीं बता रखा है। नेट पे भी काफ़ी सर्च किया, फिर मिला नहीं, और फिर लगा कि क्यूटी के जो है एक दो टॉपिक वो उसको इस तरीके से ही ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है इसके लिए, इसको पूरा समझने के लिए जिसने ये थ्योरी दी है उसका पूरा रिसर्च जो वो जब पढ़ेंगे तब जाके उसको समझ आएगा, तब जाके पता चलेगा कि ऐसा क्यों करवा रहा है। लेकिन अपने एग्जाम के लिए इतना है नहीं, एक दो क्वेश्चन आएंगे, इस वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा दिमाग लगाएं उससे मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अपना इससे सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो करना क्या है, रो का मिनिमम कैलकुलेट करना है, कॉलम का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, फिर कॉलम मैक्सिमम का मिनिमम और रो मिनिमम का मैक्सिमम वो जो है सेलेक्ट करना है। अगर दोनों में जो है वो कॉमन आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट जो उसे कहेंगे। क्लियर है? या फिर इसे वैल्यू ऑफ गेम भी कह सकते हैं, इस वाले केस में कह सकते हैं, बाकी अलग मेथड के अंदर जो कैलकुलेट भी होता है। समझ आ रही बात भाई? क्लियर है यहाँ तक का? कर लोगे अगर इसके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो। Mixed strategy. Mixed strategy represent a combination of two or more strategy at a time on the predetermined probability. देखो, एक तो होता है 2 into 2 गेम, एक होता है 2 into n गेम, एक होता है m into 2 गेम, एक होता है m into n गेम। मिक्स्ड स्ट्रेटेजी क्या है, रिप्रेजेंट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर क्या हो, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा स्ट्रेटेजी है एट ए टाइम ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड प्रोबेबिलिटी, और उसके साथ हमें पता है कि इसके होने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो 2 into 2 गेम, एक 2 into n गेम या m into 2 गेम जिसे कह सकते हैं, या m into n गेम। 2 into 2 गेम जो है, solution of 2 into 2 गेम इज मेड अर्थमेटिकली विच इज कॉल्ड ऑडोमेंट मेथड। अगर 2 into 2 गेम है तो उस केस के अंदर जो जो मेथड फॉलो किया जाता है वो ऑडोमेंट मेथड। ये मेनली दो ही मेथड है, जो एक तो जीरो सम वाला और एक ये ऑडोमेंट मेथड वाला, ये दोनों जो है वो आपको ध्यान रखने, बाकी जो है वो उनके क्वेश्चन बन नहीं सकते, इन दोनों के क्वेश्चन जो है वो छोटे मोटे बन सकते हैं। ये कैसे बनता है पहले ये देख लीजिएगा, ऑडोमेंट मेथड, टू अप्लाई ऑडोमेंट मेथड स्ट्रेटेजी ऑफ पार्टिसिपेंट शुड बी इन 2 into 2 गेम एंड इफ नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 into 2 गेम वी मेक इट इनटू 2 into 2 गेम बाय प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। उसको हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से अपन क्या करेंगे, 2 into 2 में कन्वर्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है इसके जस्ट बाद में अपन देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से होता है देखिए, ये दो ही मेथड है, दो आपको याद करने ना, ए और बी दो है। जैसे इसके पास दो स्ट्रेटेजी A1 और A2, इसके पास दो स्ट्रेटेजी B1 और B2। अब समझिएगा, इस कॉलम में क्या लिखेंगे, इन दोनों कॉलम का डिफरेंस, और वो भी साइन इग्नोर करते हुए। और इस वाले कॉलम में क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम का डिफरेंस लिखेंगे, वो भी कैसे, साइन इग्नोर करते हुए। इस सॉरी रो के आगे ना, रो के आगे इस वाली रो का जो है ऑडोमेंट जब कैलकुलेट करेंगे पहली वाली रो का, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, दूसरी वाली रो का डिफरेंस, वो भी साइन को इग्नोर करते हुए। दूसरी वाली रो का जब हम ऑडोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वाली रो का डिफरेंस, वो भी साइन को इग्नोर करते हुए। फर्स्ट वाले कॉलम का जब हम ऑडोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड वाले जो कॉलम है उसका जो डिफरेंस है वो देखेंगे, वो भी साइन इग्नोर करते हो। और सेकंड वाले कॉलम का जब
कैलकुलेट करना होगा, तो वो हम फर्स्ट वाले को जो है उसका डिफरेंस देखेंगे, वो भी साइन इग्नोर करते हुए। यहाँ पर जैसे बात करें कि फर्स्ट वाले का कैलकुलेट करेंगे तो दूसरे वाले का डिफरेंस, जो कि क्या है, जो कि क्या है, दूसरे वाले लाइन जो है वो क्या है, -8 -6, कितना हो गया, -14। लेकिन आपको साइन इग्नोर करना है तो ये क्या हो जाएगा, 14। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का डिफरेंस 2 -0, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ वैसे ही प्लस है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले कॉलम का डिफरेंस 0 -6, मतलब कि -6, और क्योंकि साइन इग्नोर करना है इस वजह से ये माइनस हट जाएगा। 2 माइनस माइनस के 8, तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, 2 + 8, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से पहले तो इनके क्या करेंगे, ऑर्डोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद में वैल्यू ऑफ गेम जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। V1 जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, A1 कितना है, ये पहले वाले कॉलम में यहाँ जो लिखा है वो A1 वो लिखेंगे, जो कि कितना है, 2 है, 2 इंटू B1 - B2 है ना, B1 - B2 कितना है, 14 है, प्लस B2 कितना है, B1 कितना है, सॉरी, B1 जो वो माइनस B1 कितना है, माइनस का 8, एक सेकंड मैंने गलत कर दिया ना, A1 लिखिए पहले, 2 इंटू B1 - B2 है 14, प्लस B1 कितना है, B1 जो है वो -8 है, इंटू A1 - A2, ये हो जाएगा 2, A1 - A2 जो कि आपका 2, प्लस और ये B1 - B2 कितना है, 14। ये इस तरीके से जब करोगे तो ये उसका आंसर आ जाएगा। आगे लिखे हैं, सारे लिखे हैं ना, कब कौन सा मेथड फॉलो करना है वो आगे अपन ने सारे लिखे हैं। अभी एक बार के लिए ये दोनों समझ लीजिएगा। देखो, जो सैडल पॉइंट वगैरह जो कैलकुलेशन करने का तरीका है ना, इस ये वाला ऑडोमेंट मेथड में एक दिक्कत क्या है, ऑडोमेंट मेथड के अंदर 2 पार्टिसिपेंट और 2 स्ट्रेटेजी ही होनी चाहिए, तभी जाके जो ऑडोमेंट मेथड फॉलो हो पाता है, नहीं तो अदरवाइज ऑडोमेंट मेथड फॉलो नहीं हो पाता है। तो ये सारी कंडीशन होने के कारण ये जो इसका यूज जो है वो लिमिटेड हो जाता है। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से हम बनाने की कोशिश करते हैं उसको 2 इंटू 2, लेकिन 2 इंटू 2 भी बना कब पाएंगे, पहली बात तो पार्टिसिपेंट 2 ही होने चाहिए, पार्टिसिपेंट 3 हो गए तो उस केस के अंदर 2 इंटू 2 बना ही नहीं पाएंगे, और दूसरा जो है कई बार जो रूल ऑफ डोमिनेंस नहीं लगता है तो उस केस के अंदर भी हम ये है इसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। एक सेकेंड है ना, धन्यवाद। तो उसको हम 2 इंटू 2 में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही बता रहे हैं ना, कि भाई जब सैडल पॉइंट होता है तो वो दोनों के लिए बेस्ट होता है, ये यहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। क्लियर है भाई, यहाँ तक की बात है। अब भाई है ये चैप्टर ऐसा ही है, अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है ना। अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है, व्हेन ऑल द एंट्रीज इन रो आर इक्वल टू और लेस देन द कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इन अनदर रो। देखो एग्जांपल समझते हैं फिर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है कि भाई ये x है, इसके पास 3 स्ट्रेटेजी x1 x2 और x3, y के पास 3 है, y1 y2 y3 y4 और y5। अब देखो y4 बाय y1, तो यहाँ पर देखिए y4 और
y1। y4 जो है वो देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना है 8 है, यहाँ 9 है तो यहाँ कितना है 9 है। तो इन दोनों के अंदर इन दोनों के अंदर देखोगे ये वाली लाइन जो है वो पूरी लाइन जो है वो क्या है, छोटी या इक्वल है y4 के। समझ पा रहे हो बात भाई? ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या है, इस y4 के, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 9 है। तो ये लाइन या तो इससे छोटी है, जैसे पहले केस में छोटी है, दूसरे केस में छोटी है, तीसरे केस में बराबर है, या तो छोटी है या इक्वल है y4 के। When all the entries in the row are equal to or less than the corresponding entries in another row, सॉरी कॉलम का पढ़ लिया पहले ना, अपन कॉलम देखा है ना, पहले कॉलम देख लिया, सॉरी कॉलम का ये वाला देखते हैं। When all the entries in column are equal to or greater than the corresponding entry in column, सॉरी कॉलम का ये चेक कीजिए, बात वही है लेकिन अपन ने रो के हिसाब से पढ़ लिया था, पहले कॉलम के हिसाब से देख लेते हैं। ये कॉलम के हिसाब से देखें तो ये जो है वो y1 जो है वो क्या है, या फिर यूं कह सकते हैं कि y4 जो है, y4 की एंट्री या तो y1 से बड़ी है या इक्वल है। समझ आ रही बात? तो ये या तो एंट्री बड़ी है या इस y1 के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या होगा, रूल ऑफ डोमिनेंस लगेगा। भाई देखो अल्टीमेटली इन दोनों में से जो, अगर वो मैक्सिमम देख रहा है मिनिमम देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक बात समझिएगा, अब इन दोनों स्ट्रेटेजी में से अगर जैसे ये इसको मिनिमम वाली सेलेक्ट करने वाली कंडीशन के अंदर है तो उस केस के अंदर ये क्या करेगा, हमेशा ही इस स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट करेगा, और अगर मैक्सिमम वाला सेलेक्ट करने वाला है तो वो हमेशा ही क्या करेगा, इस वाले को सेलेक्ट करेगा। समझ आ रही बात? ठीक है। अब अपन कॉलम में क्या देखते हैं भाई, कॉलम के अंदर क्या करते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। When all the entries in column are equal to or greater than the corresponding entry in column or the average of corresponding entry, और कई बार ऐसी एंट्री नहीं बनती है फिर अपन क्या करते हैं, एवरेज भी कैलकुलेट करते हैं, एवरेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन सम अदर कॉलम, देन दैट कॉलम इज डोमिनेटेड एंड कैन बी डिलीटेड। तो जो ग्रेट है, जो बड़ा है, उस को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। जो कॉलम के अंदर जो बड़ा कॉलम है उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। समझ आ रही बात ये? क्लियर है भाई? यहाँ तक की बात समझ आई? क्लियर है? अब वैसा वैसा देखेंगे हम, एक और जो कॉलम एलिमिनेट हो रहा है y5 बाय y2, y5 और y2 में देखिए 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है तो 8 है, या तो इससे बड़ा है या इसके इक्वल है। तो ये वाला कॉलम भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको हटा देंगे। ये क्या कहलाता है, रूल ऑफ डोमिनेंस, कि भाई एक पर्टिकुलर कोई कॉलम है या एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी है जो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है किसी दूसरे पे, तो उसको क्या करते जाएंगे अपन, एलिमिनेट करते जाएंगे और धीरे धीरे कम करते जाएंगे। तो अब अपने पास बचा है क्या है, y1 y2 और y3। इधर क्या बचा है, x1 x2 और x3। फिर आगे बढ़ेंगे, अब तीन बची, x1 x2 और x3। यहां तक की बात क्लियर है क्या भाई? फिर इस इक्वेशन को और देखेंगे। अब इसमें से जो है वो x2 बाई x3 कॉलम के अंदर जैसे डिलीट हो रहा है, x2 बाई x3, x2 और x3 के अंदर देखिए
यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 10 है। जब हम कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम के अंदर क्या होता है, जो मैक्सिमम वाले अमाउंट है, एक सेकंड है ना, इसको एक बार करके वापस शुरू से देख लेंगे एक बार। अब इसके अंदर जो है वो क्या होगा, या शुरू से ही कर लेते हैं एक बार, देखो। हम्म, देखो भाई, जैसे ये जो है अपने पास टेबल जो है इसमें 5 स्ट्रेटेजी है, इसके पास 3 स्ट्रेटेजी है। अब ऑडोमेंट वगैरह रूल लगाने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को जो है इसको 2 into 2 वाली इक्वेशन में बनाना है। तो अब अपने को क्या करना होगा, रूल ऑफ डोमिनेंस लगाना होगा। कॉलम के अंदर देखेंगे कि क्या कोई ऐसा कॉलम है जो पर्टिकुलर किसी दूसरे कॉलम से जो है वो हमेशा ही दबेगा, या हमेशा ही उसके अगेंस्ट में वो वाला कॉलम यूज ही नहीं होगा। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 है। तो हमेशा ही y4 जो है उसकी वैल्यू क्या रही है, ज़्यादा रही है। तो y4 की जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ताकि ये इक्वेशन जो अब अपनी बची y1 y2 y3 और y5। फिर वापस देखेंगे जैसे कि y5 और y2 का भी देख रहे हैं अगर, जैसे तो यहाँ 7 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 है। तो उस केस के अंदर ये वाला जो है वो हमेशा ही ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर है। तो स्ट्रेटेजी अपने पास बची y1 और y1 y2 और y3, ये दोनों जो है हमने क्या कर दी, डिलीट कर दी। क्लियर है यहाँ तक की, यहाँ तक की बातें क्लियर है। फिर वापस वो का वो वैसा का वैसा अपन कोशिश और करेंगे। अब जैसे x2 एंड x3 के अंदर बात करें, x2 एंड x3 के अंदर बात करें तो उस केस के अंदर क्या है, यहाँ 6 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 10 है। तो ये हमेशा ही क्या कर रही है, एक तरीके से इसकी वैल्यू हमेशा ही क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर जो वो स्ट्रेटेजी बची x1 x2, और इधर बचा y1 y2 और y3। फिर जो वो y3 और y2 का वापस देखेंगे, y3 और y2 का वापस देखेंगे तो फिर इसमें ये y2 जो है वो डिलीट हो रहा है। एक सेकंड, मैंने शायद कहीं लिखने में गलत कर दिया है, एक सेकंड है ना, एक मिनट भाई, थोड़ा टाइम दीजिएगा। एक सेकंड है ना, सॉरी, मैंने शायद इसको लिखने में गलती कर दी है। TM35 वही मेरे को लग रहा है मैंने गलत कर दिया है, इसको लिखने में गलती कर दी है। हम्म, 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 हम्म। एक सेकंड है ना, मेरे को एक बार चेक कर लेने दीजिए। हम्म,
रो में मिनिमम वाले डिलीट होगी भाई, ये मैंने लिखने में गलती कर दी है। रो में जिस रो की मिनिमम होगी वो रो डिलीट होगी। तो मिनिमम वाले में कौन सी रो डिलीट होगी? और व्हेन ऑल द एंट्रीज कॉलम आर इक्वल टू और कॉलम के अंदर ग्रेटर जो भी होगा वो डिलीट होगा। तो कॉलम के अंदर अगर देखें, कॉलम के अंदर तो ग्रेट वाला, तो ग्रेट वाले में अगर बात करें तो अच्छा ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। चलो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं ना। देखो भाई एक बार कॉलम के अंदर क्या लिखा है, सॉरी पहले जो रो की कॉलम की देखते हैं। कॉलम के अंदर क्या होगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उस वाले को डिलीट करेंगे। तो y2 और y4 के अंदर देखें तो 6, 10, 7 और 8, 8 और 9। तो ये वाला ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा y2 के कारण। कॉलम के अंदर जिसकी एंट्री ज़्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। फिर दूसरा देखें, अगर इस y3 का देखें तो y3 और y3 का किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, जो जिससे ये हमेशा ही बड़ा है? नहीं, y5 देख सकते हैं क्या, और किसी से डिलीट हो रहा है क्या? y5 7 है, 9 है, नहीं इससे नहीं हो रहा है। ये 8 है, 8 है, ये है, हाँ ये y2 और y5 के अंदर देखें तो यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो 9 है, यहाँ 8 है तो 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। कॉलम के अंदर क्या करेंगे, कॉलम के अंदर जिस कॉलम में वैल्यू ज़्यादा है वो वाला डिलीट करेंगे। रॉ के केस में फिर इसके बाद में रॉ पे अगर चलें तो रॉ के अंदर जैसे अब ये तीन ही बची अपनी है ना, 4, 6, 5, 4, 6 है, 6, 7 है, नहीं ये नहीं बन रहा है, 4, 9 है, 6, 8 है और 5, 10 है। अब इसके अंदर अगर देखें रॉ के अंदर क्या करना है, रॉ के अंदर जो छोटी है उसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये भाई नोट्स में वापस थोड़ा करेक्ट कर दूंगा। रॉ के अंदर क्या करेंगे, जिस रॉ में वैल्यू कम है उसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर है? x2 कट हो रहा है x3 से, x2 कट हो रहा है x3 से, x1 भी तो कट हो रहा है x x1 भी कट हो रहा है भाई। x1 भी कट हो रहा है और x2 भी कट हो रहा है। इसको कट करने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ कट हो रहे हैं क्या कोई, यहाँ नहीं हो रहे हैं। तो अगर इसको कट करें, दोनों कट हो सकते हैं, लेकिन इसको कट करने के बाद में कॉलम कोई भी कट नहीं होगा वापस। ये 6, 7 है तो ये 9, 8 है, मतलब कि एक वैल्यू यहाँ ज़्यादा, एक वैल्यू यहाँ ज़्यादा है। इसके अंदर बात करें तो 7, 4 है, ये वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ ये वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर ये वैल्यू ज़्यादा है। फिर इसके बाद में कट नहीं होगा, इस वजह से अपने को क्या करना होगा, x2 को ही कट करना पड़ेगा ताकि उसको वापस और छोटा कर पाए। x2 कट हो रहा है 9, 6, 8, 7, 10, 4। क्लियर है? अब इसके बाद में कॉलम के अंदर वापस देखें तो यहाँ पर जो है वो 6 बड़ा है, यहाँ 9 बड़ा है, यहाँ 6 ज़्यादा है और यहाँ 10 ज़्यादा है। यहाँ जो है वो 5 ज़्यादा है और 10 ज़्यादा है दोनों। y1 और y3 में से अगर देखें तो
y3 जो है वो क्या कर देंगे, काट देंगे, ये y3 जो वो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली x1 और x3 बचेगा, 4 9 और 6 8। लिखा सही है, लेकिन ये यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये वाली चीज़ें जो वो गलत लिख दी। चलो ये मैं इसको करेक्ट करके जो वो अपलोड कर दूंगा। अब समझ आ रही है क्या बातें? देखो कॉलम के अंदर जिस कॉलम में वैल्यू ज़्यादा या बराबर है उस वाले को डिलीट करते रहेंगे। आंसर तो वही आएगा, आंसर तो सेम है, लेकिन वो क्या किया मैंने, x1 और x2 और ये सारे गलत लिख दिए बीच बीच में। देखो पहले अपन ने क्या किया है, कॉलम के अंदर देखा, कॉलम के अंदर x4 में वैल्यू सबसे ज्यादा या इक्वल थी तो उसको डिलीट किया। y5 के अंदर वैल्यू ज्यादा या इक्वल थी तो उसको डिलीट किया। अब यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दोनों थे, x1 और x2 को, लेकिन x1 को अगर डिलीट करते तो फिर कॉलम वापस कोई डिलीट होता नहीं, इस वजह से अपन ने x2 को डिलीट किया। ये x2 को डिलीट किया, फिर इसके बाद में बचे y1 y2 y3 x1 और x3। और फिर ये जो है ये अपन ने क्या किया, इस तरीके से y3 जो वो x1 के y1 के कंपैरिजन में क्या है, इससे हमेशा ही वैल्यू ज़्यादा है, इस वजह से ये भी क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो अल्टीमेटली आपकी जो बचेगी वो क्या बचेगी, y1 और y2 x1 और x3 बचेगी। क्लियर है, समझ पा रहे हैं बात? फिर इसके बाद में आप जो है वो, अब इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो ना, ऑडोमेंट से अगर करना चाहे तो उसके हिसाब से वैल्यू ऑफ गेम निकाल सकते हो, या फिर वही रो और मिनिम कॉलम जो है उनके हिसाब से अपन ऊपर जो पढ़ रहे थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। 8 आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। समझ आ रही है बात भाई? इसके बाद में है 2 into, अब ये लाइन भी पढ़ लीजिएगा ना, when all the entries in the row are equal to or less than the corresponding entries in another row or the average of the corresponding in some row, कोई और रो में, then that row is dominated and can be deleted। जो रो जिसमें सब वैल्यू जो छोटी है वो क्या कर देंगे, रो के केस में डिलीट कर देंगे। और कॉलम के केस में अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें इक्वल टू या ग्रेटर देन है हमेशा, तो उसको क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्लियर है? 2 into n गेम या m into 2 गेम, मतलब कि एक साइड में प्लेयर 3 है और एक साइड के अंदर एक के पास 3 स्ट्रेटेजी, एक के पास 2 स्ट्रेटेजी, या पहले के पास जो वो ज्यादा स्ट्रेटेजी और दूसरे के पास 2 ही है। फर्स्ट अपन क्या करेंगे, वी शैल फाइंड वेदर देयर इज ए सैडल पॉइंट इन द गेम मैट्रिक्स और नॉट। देखो अब इसको जो है, इसको तो आप ऐसे सैडल पॉइंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो सीधा सीधा, या फिर इसको 2 into 2 बनने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, ऑडोमेंट के हिसाब से भी इसको कर सकते हो। यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट वी सेल फाइंड वेदर द देयर इज ए सैडल पॉइंट इन द गेम मैट्रिक्स और नॉट। अगर है तब तो ठीक है, वहीं पर अपना वो जो सैडल पॉइंट है वही वैल्यू ऑफ गेम हो जाएगा, और वहीं पर अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अगर सैडल पॉइंट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, वी विल फाइंड वेदर द गेम मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू 2 into 2 में 2। क्या हम उसको 2 into 2 के गेम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, मतलब कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो डोमिनेंट कर रही हो उसको डिलीट करके क्या उस गेम को 2 into 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर 2 into 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस केस के अंदर फिर जो है वो हम 2 into 2 में कन्वर्ट करके ऑडोमेंट मेथड के हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और अगर इफ गेम मैट्रिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 2 into 2 गेम, अगर 2 into 2 गेम में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है, पहली बात तो सैडल पॉइंट नहीं मिला, फिर 2 into 2 गेम में कन्वर्ट करने की कोशिश की वो भी नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, गेम मैट्रिक्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू 2 into 2 गेम, द सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल और अर्थमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड या अर्थमेटिकल मेथड से अपन उसको कैलकुलेट करेंगे। दोनों के नाम ही ध्यान रखिएगा। ग्राफिकल के अंदर बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, तो ये इस तरीके की लाइनें बनाई जाती है, फिर उनके जो भी इक्वेशन जैसे x1 x2 x3
y1 y2 y3 इनके जो भी वैल्यू है, सॉरी ग्राफिकल तो जब तभी लगेगा जब दो दो होंगे, दो से ज़्यादा होंगे तो नहीं लगेंगे। जैसे ये 3 है, ये 5 है, -2 है और 7 है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। एक को x1 ले लीजिए, x ले लीजिए और एक को y ले लीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इनके हिसाब से इनके बीच में लाइनें बनाई जाएगी, 3 और -2। जैसे ये माइनस -2 है, -1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -1 2 -2 -1, 0 लिखा ही नहीं है ना, ये 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से करेंगे। 3 और 2, इस तरीके की एक लाइन बनेगी, 3 और -2 है, 3 और -2 ये एक लाइन बन गई, 5 और 7 ये इस तरीके की एक लाइन बनेगी। फिर उसके हिसाब से आगे जो सॉल्व होता है वो उसका क्वेश्चन बनने के चांसेस जो वो है नहीं। सॉल्यूशन ऑफ m इंटू n गेम, तो सेम वही प्रोसेस है। पहले क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको सैडल पॉइंट ढूंढ लें, अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हम उसको 2/2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर 2/2 में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने पास ग्राफिक या अर्थमेटिक मेथड ही बचेगा। तो सेम एज 2 × n और m × n गेम, सेम एज पहला प्रोसेस स्टेप 1 वो ऊपर जो लिखा है वही सेम सैडल पॉइंट ढूंढने की कोशिश, दूसरा वही वापस उसको 2 × 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश। अगर इन दोनों से ही नहीं होता है तो फिर उसका लीनियर प्रोग्रामिंग के सिंप्लेक्स मेथड से उसको क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सिंप्लेक्स मेथड जो है वो अपन लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा खासा जो वो मेथड है, लंबा चौड़ा मेथड है। ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस जो थोड़े ज़्यादा बन जाते हैं, यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। पिछली बार भी जो था शायद वो क्वेश्चन यहीं से था। डिसीजन थ्योरी अंडर गेम, डिसीजन थ्योरी अंडर गेम थ्योरी, गेम थ्योरी के हिसाब से आप डिसीजन कैसे ले सकते हैं। पहले तो स्टेप तो बिल्कुल आसान है कि भाई पहले आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करें प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या फ्यूचर इवेंट है, और फिर सारे कोर्स ऑफ एक्शन पता करेंगे कि कौन कौन से ले सकते हैं, और फिर हर का जो है वो पे ऑफ पता करेंगे, और जो अपने लिए सबसे बेस्ट रहेगी वो अपन क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट, किस किस तरीके के डिसीजन मेकिंग के एनवायरनमेंट बन सकते हैं। पहला है डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, मतलब कि जहाँ ज़्यादा आउटकम या जहाँ सबसे कम आउटकम। यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आपको पता है कि अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो ये मिलेगा और तय तय है। जैसे भाई गाड़ी बाइक जो वो बहुत फास्ट चलाओगे तो यमराज मिलेंगे, ये तय है, मतलब उसमें जो है वो ऐसा अनसर्टेनिटी वैसा कुछ भी नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, अगर जहां पर आउटकम जो है वो तय है कि भाई ये चीज होगी, अगर पढ़ाई करोगे तो पास हो जाओगे वो जो है वो सर्टेनिटी, और मजे करोगे तो नहीं होगे ये भी सर्टेनिटी। क्लियर है, इस तरीके की अगर सिचुएशन है जहां पर ये चीजें सर्टेन है। वैसे ये सर्टेनिटी में नहीं है, कुछ चीजें उसके जो अच्छे से बिल्कुल जो है वो अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जाके पास हो जाओगे, ये तब सर्टेन हो जाएगा, और बिल्कुल मजे करोगे तब जो है वो सर्टेन हो जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति है जहाँ आउटकम जो है वो क्या है, सर्टेन है। तो सर्टेन है तो सीधी सी बात है, जो अगर हमें रेवेन्यू की बात है या प्रॉफिट की बात है या मुनाफे की बात है तो जहाँ ज़्यादा है उसको सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ लॉस की बात है वहाँ सबसे कम जो होगा उसे सेलेक्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन बनती है डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, कि जो आगे आउटकम है उनके ऊपर जो है वो रिस्क है। रिस्क का मतलब क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टेज ऑफ नेचर है। अब स्टेज ऑफ नेचर जो वो यहाँ पर इसके ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ आगे एक के थ्योरी के अंदर जो वो दे रखा है। हम्म, हाँ ये यही लिखा है, सॉरी। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क,
वहां पर क्या है, स्टेज ऑफ नेचर। स्टेज ऑफ नेचर का क्या मतलब है, इवेंट और सिनेरियो दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकर, इट मे बी न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल, कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, स्टेज ऑफ नेचर है, तो वो क्या कहलाएगा, रिस्क वाला केस कहलाएगा। जैसे कि वो कह रहा है कि भाई हम ये करेंगे, अगर बिजनेस करेंगे तो इस साल जो इतने इतना प्रोडक्शन कर लेंगे और इतना सेल कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं कि डिमांड कितनी आएगी, तो वो क्या हो गया, एक स्टेज ऑफ नेचर हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ नेचर की वो रिस्क है कि भाई डिमांड नहीं आया, अपन ने प्रोडक्शन कर दिया और डिमांड क्रिएट ही नहीं हुई। या फिर जैसे वो नॉन न्यूमेरिक भी हो सकता है कि हम प्रोडक्शन करना चाह रहे थे लेकिन लेबर ने जो है वो क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, तो ये इस तरीके के अगर रिस्क है तो उस रिस्क को अपन क्या कहेंगे, स्टेज ऑफ नेचर। तो पहला केस तो हमें पता है कि भाई आउटकम क्या होगा, दूसरा जो है वो हमें रिस्क है, और तीसरा जो है वो क्या है, यहाँ एजम्पशन लेगा, प्रोबेबिलिटी के बेस पे वो पता करेगा कि भाई स्ट्राइक होने के चांसेस कितने हैं, डिमांड रेज नहीं होने के चांसेस कितने, इस तरीके से डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी में और रिस्क में क्या है, रिस्क के अंदर उसको पता है कि ये चीज होगी और उसके चांसेस वो पता कर पा रहा है, जबकि अनसर्टेनिटी में उसको प्रोबेबिलिटी का भी पता नहीं, पार्टिसिपेंट को प्रोबेबिलिटी पता नहीं है कि इसके होने के चांसेस कितने हैं। यहाँ डिसीजन अंडर इग्नोरेंस नहीं है, बिकॉज पॉसिबल स्टेज ऑफ नेचर आर नोन। यहाँ पर ये उसको पता नहीं है कि भाई इसके होने के चांसेस कितने, ये पता नहीं है, लेकिन क्या क्या हो सकता है उसके साथ वो उसको सारे पता है, अप्रोक्सीमेटली पता है। तो ये तीनों सिचुएशन पहले ये समझ लीजिएगा ना। एक तो सर्टेनिटी, जहां पर आउटकम क्या है, जो भी है उसको तय है कि ये आउटकम हो सकते हैं, ये पता, ये हो सकता है, या तो ये मुनाफा होगा या ये लॉस होगा। तो मुनाफा का केस है तो जो सबसे ज्यादा है वो सेलेक्ट कर लेगा, और लॉस का केस है सबसे कम वाला। दूसरा है, दूसरी कंडीशन है कि उसके जो है रिस्क है, मतलब कि वो ये तो तय कर पा रहा है कि भाई ये चीज होगी, और उसके अलावा वो ये भी तय कर पा रहा है कि इसके होने के चांसेस कितने हैं। उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, उसको पता है कि स्टेज ऑफ नेचर है, स्ट्राइक होने के चांसेस वो बता पा रहा है कि भाई नॉर्मली हमारे नहीं होता है, जैसे 10 एक सालों में एक बार होता है, तो 10% वो कह रहा है कि रिस्क है। अब बिजनेस नया ही है और उसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है स्टेज ऑफ नेचर, उसको इतना पता है कि भाई या तो स्ट्राइक हो सकती है या डिमांड क्रिएट नहीं हो, एकदम नया प्रोडक्ट है, या डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट भी हो सकती है। तो वो सिचुएशन कौन सी होगी, अनसर्टेनिटी होगी, जहां पर वो क्या कर पा रहा है, प्रोबेबिलिटी भी पता नहीं कर पा रहा है। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। रिस्क वाला इसके बाद में लिखा है ना, पहले अनसर्टेनिटी का लिखा है क्यों, इसके अंदर बहुत सारे हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है। ये बन सकता है या तो ऑप्टिमिज्म हो सकता है, या पेसिमिज्म हो सकता है, या इक्वल प्रोबेबिलिटीज हो सकता है, या कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म हो सकता है, या रिग्रेट क्राइटेरिया हो सकता है। इनमें से वो कोई भी सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी, जैसे आप एकदम नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हो, आपने जैसे एक इस तरीके का जो है वो मोबाइल बनाया है जो सूरज से जो वो चार्ज हो जाता है, या जिसको चलाने से अपने आप से वो चार्ज हो जाता है। अब इस तरीके का आप मोबाइल बना रहे हो, और सीधी सी बात है टेक्नोलॉजी नहीं है, आपको पैसा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, इस वजह से आप उसको महंगा बेचना पड़ेगा। अब आपको पता नहीं कि ये जो उसकी डिमांड क्रिएट होगी या नहीं होगी, हो सकता है कि आप इतने जोश के अंदर बना के मार्केट के अंदर जाओगे, देखो हमने ऐसा मोबाइल बनाया है जो जितना चलाओगे उतना चार्ज होगा, और इसके पैसे जो वो 2 लाख लगेंगे, वो कहेंगे कि 2 लाख नहीं देने, हम चार्ज कर लेंगे। समझ आ रही बात, इसमें कोई भरोसा नहीं है कि किस तरीके की सिचुएशन जो वो रहेगी। डिमांड के केस में भी हो सकता है, या फिर प्रोडक्शन के केस में भी इस तरीके की कोई अनसर्टेनिटी आ सकती है, और जिसकी अपन कोई प्रोबेबिलिटी भी पता नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर डिपेंड करेगा कि वो आदमी कैसा है। एक तो ऑप्टिमिज्म हो सकता है, वो मान सकता है कि भाई नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा। पेसिमिज्म हो सकता है, वो मान सकता है कि नहीं नकारात्मकता की तरफ है वो। और इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, अगर वो मानता है कि दोनों के बराबर ही चांस है, इस तरीके का है। और कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, ये जो है वो एक अलग से मेथड दिया गया, और एक रिग्रेट क्राइटेरिया अलग से। अब देखो ऑप्टिमिज्म है मतलब कि वो क्या है, सकारात्मक है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो वो क्या कहेगा, रेवेन्यू के केस में वो कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम में से मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा। तो ये जो है वो कौन सी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करेगा, मैक्सी मैक्स। और अगर कॉस्ट की बात है तो वो कहेगा कि कॉस्ट सबसे कम लगेगी, और जो सबसे कम, जो कम वाले हैं उनमें से भी मेरे जो वो सबसे कम मैं सेलेक्ट करूंगा।
समझिएगा, दो चीजें, एक तो मैक्सिमम में से मैक्सिमम मतलब क्या है कि जैसे 3 स्ट्रेटेजी या 5 स्ट्रेटेजी, तो वो कह रहा है कि हर स्ट्रेटेजी में से सबसे मैक्सिमम वाली स्ट्रेटेजी जो वो क्या होगी, मेरे साथ होगी। अल्टरनेटिव जैसे 3 स्ट्रेटेजी है, A1 A2 और A3, तो वो कह रहा है कि मेरे साथ इनमें से सबसे बेस्ट वाली स्ट्रेटेजी होगी, ये बेस्ट वाली होगी और ये बेस्ट वाली होगी, लेकिन मुझे अल्टीमेटली सेलेक्ट तो एक करनी है। फिर मैं जो है ऑप्टिमिज्म हूं, तो मैं क्या कहूंगा, इन तीनों में से मैं बेस्ट वाली ही सेलेक्ट करूंगा। एक एग्जांपल समझ लीजिए, A1 A2 और A3, जैसे 5 7 और 15, 20 22 और 10, 10 8 और 15। पहला तो वो क्या कह रहा है कि ये वाली है अगर, तो इसमें भी मेरी जो है B1 B2 और B3, ये कह रहा है कि इनमें से मेरे साथ क्या होगा, सबसे बेस्ट वाला 15, इनमें से मेरे साथ क्या होगा, बेस्ट वाला, इनमें से मेरे साथ क्या होगा, बेस्ट वाला। अब मेरे पास ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से मुझे एक सेलेक्ट करना है, समझ आ रही बात। अब इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना होगा, तो मैं कौन सा करूंगा, 15 22 और 15। रेवेन्यू का केस है तो मैं क्या करूंगा, 15 सेलेक्ट करूंगा। अगर यहीं पर कॉस्ट वाला होता तो मैं क्या कहता कि मेरी कॉस्ट सबसे कम लगेगी, तो मैं क्या कहता कि 5 लगेगी। यहाँ कितनी लगेगी, 10 लगेगी। यहाँ कितनी लगेगी, 8 लगेगी। फिर वो कहेगा कि मैं इसमें से कौन सी सेलेक्ट करूंगा, कॉस्ट में से, यहाँ पर कॉस्ट सबसे कम है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ये तो आपको सिंपल से समझ आ जाएगा कि भाई ये तो है ऑप्टिमिज्म है, तो मैक्सिमम 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 सेलेक्ट करेगा और मिनिमम में से मिनिमम सेलेक्ट करेगा। अब पेसिमिस्ट है उसको थोड़ा समझिएगा, उसमें थोड़ा सा डाउट आ सकता है, यूं समझिएगा। देखो, अगर वो पेसिमिस्ट है मतलब कि वो नकारात्मक है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे साथ प्रॉफिट का केस ले रहे हैं हम पहले, तो वो कह रहा है कि 5 7 15, उसने कहा कि मेरे तो किस्मत ही खराब है, मेरे जो है वो 5 ही होगा। 20 22 10, मेरे तो वो कह रहा है किस्मत ही खराब है, 10 जो है वो मेरा मुनाफा आएगा। या 10 8 और 15, उसमें से कितना है, 8 ही आएगा। क्लियर है। अब इन तीनों में से वो कौन सा सेलेक्ट करेगा सर, अब इन तीनों में से वो सबसे मिनिमम वाला सेलेक्ट करेगा, नहीं, समझिएगा। ऊपर वाले में वो मैक्सिमम में से मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, सबसे मैक्सिमम वही था 15 22 और 15, सबसे ज्यादा वही था, प्रॉफिट का केस था, तो वो 15 को सेलेक्ट, सॉरी 22 को सेलेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर समझिएगा, पेसिमिस्ट है, उसने कहा कि या तो 5 रुपए का मुनाफा होगा, या 10 रुपए का मुनाफा होगा, या 8 रुपए का मुनाफा होगा। तो अब वो सेलेक्ट कर रहा है, तो वो सेलेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि अब वो कहेगा कि नहीं मैं 5 सेलेक्ट करूंगा, अब वो सेलेक्ट कौन सा करेगा, 10 वाला सेलेक्ट करेगा। ये बात समझ आइए क्या। देखो, पेसिमिस्ट है, वो कह रहा है कि मुनाफे का केस है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई कम से कम मुनाफा हो, भाई समझदारी उसी में ही है। समझ आ रही बात। तो वो कह रहा है कि भाई यहाँ 5 ही आया, यहाँ अगर ये वाले स्ट्रेटेजी मेरा 10 ही आया मान लो, और ये वाले में कम से कम 8 तो आएगा ही आएगा। अब इन तीनों में से मुझे एक सेलेक्ट करना है, प्रॉफिट का केस है तो मैं ज्यादा वाला ही सेलेक्ट करूंगा। समझ आ रही बात। यहीं पर अगर लॉस का केस होता तो वो कहता है कि मेरा लॉस तो सबसे ज्यादा होगा, पता नहीं क्यों लॉस वाली जब भी लाइन होती है तो मैं सबसे आगे खड़ा हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा उसको लग रहा है ना। 5 7 और 15, तो उसने कहा कि मेरा 15 होगा। 20 22 और 10, तो उसने कहा कि मेरा 22 होगा। 10 8 और 15, उसने कहा कि मेरा 15 होगा। अब इसके पास ऑप्शन है कि वो 22 के लॉस को सेलेक्ट करे, या 15 के लॉस को सेलेक्ट करे, या 15 के लॉस को सेलेक्ट करे। तो सीधी सी बात, वो 15 को सेलेक्ट करे, कोई से भी कर सकता है ना दोनों में से। समझ आ रही बात। क्लियर है। तो अगर वो पेसिमिस्ट है तो वो क्या करेगा, रेवेन्यू के केस में सेलेक्ट करेगा मिनिमम में से मैक्सिमम वाला, जिसे अपन कैसे लिखते हैं, मैक्सी मिन, जिसमें जिसे कैसे लिखते हैं, मैक्सी मिन। समझ आ रही बात। इसको पढ़ा कैसे जाता है, पहले आगे वाले को पढ़ते हैं अपन, पहले जो आगे लिखा होता है उसको पढ़ते हैं, ऐसे तरीके से पढ़ते हैं, मिनिमम में से मैक्सिमम को सेलेक्ट करना।
समझ आ रही बात? मिनिमम में से मैक्सिमम को सेलेक्ट करना। भाई ये चीजें एग्जाम में भूल जाओगे, इस वजह से कुछ न कुछ इस तरीके के जुगाड़ जो बैठा दीजिएगा, या तो इसको इस तरीके से डायग्राम से लिखिएगा। देखो ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना, ये आपको बहुत सारी किताबें पढ़ने से बचा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नोट्स आप जो है वो सिर्फ इन्हीं को पढ़ें। जब आप इनको पढ़ रहे हो ना, तो इसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो ये आपको याद करनी है। भाई रटना उनके अंदर जो है, रटना ही है उसके अंदर, और कोई बात है ही नहीं, वो रटना ही पड़ेगा। ऐसी जो चीजें हैं ना, उसके लिए एक पास में नोटबुक और रखो कि भाई ये चीजें जो मैं भूलूं नहीं एग्जाम के अंदर, जिससे क्वेश्चन आएगा और सीधा सा कि इनसे सीधा क्वेश्चन आएगा। जैसे रिग्रेशन की इक्वेशन मान लीजिए मैं भूलता हूं, तो उस केस के अंदर रिग्रेशन की इक्वेशन उस पेज के अंदर अलग से लिख दिया। समझ आ रही बात? या फिर और कोई चीज ऐसी है जो जैसे कि आपको लगता है कि एक्सपोनेंशियल मेथड जो है उसके जो इक्वेशन है वो मैं भूल सकता हूँ, तो उसको क्या कर दिया, अलग से लिख दिया, ताकि वो क्या होगा, वो सिर्फ चीजें रटने वाली है। रेशियो पूरा चैप्टर पढ़ा, उसमें से जैसे 3-4 रेशियो ऐसे हैं जो आप भूल सकते हैं आपको लगता है, तो उन 3-4 रेशियो को उस पेज के अंदर लिखें। तो ये साथ ही साथ इन नोट से और शॉर्ट नोट्स जो वो आपके साथ ही साथ बनते रहने चाहिए जब आप रिवीजन कर रहे हो तब। क्लियर है? कॉस्ट के केस में वो कैसे सेलेक्ट करेगा, मैक्सिमम वो कह रहा है कि लॉस जो भी होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम में से मिनिमम वाला सेलेक्ट करेगा, मिनी मैक्स। समझ आ रही बात? तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, इसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम या ऐसा कुछ, थोड़ा देखो मेमोरी जो है वो क्या होता है, जब कोई चीज पिक्चर के फॉर्म में आ जाती है ना थोड़ी बहुत, तो वो ज्यादा जल्दी से याद होती है, ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, ऐसी कुछ चीजें हैं तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से आप साइड में लिख दे, ताकि उनको आप बार बार जो वो उनका रिवीजन करते रहें और वो याद होती रहे। समझने वाली चीजें तो देखो एक बार समझ ली बात खत्म हो गई, उसके अंदर कोई बड़ी बात है नहीं, वो तो सारी चीजें जो एक बार समझ ली फिर उसके आप आंसर कर पाओगे। लेकिन ये ऐसी कुछ छोटी चीजें अगर आपको लगता है कि वो भूल सकते हैं, तो उनको बार बार रटना पड़ेगा। देखो एग्जाम क्लियर करना है, ये जो कहते हैं ना कि भाई शिक्षा जो बदलता है, शिक्षा जो वो ये करता है, ये वो शिक्षा नहीं है। समझ आ रही बात? ये जो है एग्जाम क्रैक करने के लिए ये आप चीजें पढ़ रहे हो, ये कोई आप अपना जो नॉलेज है आप अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी करने के लिए नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें सिर्फ आपको याद होनी चाहिए किसी भी तरीके से। जो चीज़ें समझने लायक है उसको समझ लो, जो चीज़ें याद करने लायक चीज़ें वो याद कर लो, जो चीज़ें रटने लायक है उसको रट लो। लेकिन जैसे भी करके यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो इनको समझ के अपने जीवन को बेहतर करना नहीं है। यहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट मन के अंदर क्लियर रखिएगा, ये जो है चीज़ें इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, सही करना है। और इस वजह से जो चीज़ें समझ आ गई, समझ में सिर्फ इसीलिए रहा हूँ ताकि उनको याद आसानी से कर पाऊँ, और जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही उनको मैं रट लूंगा। क्लियर है? तो दिमाग के अंदर जो है वो 3 इडियट वाले रणछोड़ दास झांझर बनने की बिल्कुल मन में भी मत लाना, बिल्कुल भी कोशिश भी मत करना कि मैं रणछोड़ दास झांझर जो है वो बनूंगा। बिल्कुल। तो एक ही टारगेट दिमाग के अंदर जो है ये जो है वो भूत रखिएगा ही मत कि भाई ये जो है वो मैं मेरा नॉलेज बढ़ा रहा हूँ। नहीं, कोई नॉलेज नहीं, नॉलेज वॉलेज बाद में। नॉलेज होता है जो आप एक्स्ट्रा कुछ बुक वगैरह पढ़ते हो, या फिर जो आप एक्चुअल में नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हो। यहाँ जो टारगेट आपका सीधा है कि एग्जाम क्लियर करना है, उस एग्जाम क्लियर करने के लिए इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें पूरी रटनी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो चीज़ें समझने लायक है वो समझ लूंगा ताकि वो वैसे याद हो जाएगी। और जो चीज़ें समझ नहीं पा सकते या जो चीज़ें जो है वो जिनसे क्वेश्चन बनता है और जिनको याद करना है, तो उनको मैं रट लूंगा। इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये इसके नाम याद रखिएगा ना, लैप इसको लैपलेस कहते हैं, और वो जो है उसका एच से कोई नाम है, मेरे को भी रटना पड़ेगा पढ़ाने के से पहले। इक्वल प्रोबेबिलिटी, देखो मेरा काम आपसे थोड़ा आसान है। थोड़ा आसान कैसे? क्योंकि मेरे पास ये सारी चीजें, अब ये चीजें मेरे को रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास नोट्स सामने पड़े रहते हैं। लेकिन आपके एग्जाम के टाइम पास में पड़े नहीं रहेंगे, इस वजह से जो चीजें रटने लायक है
उसको रट डालिए। इक्वल प्रोबेबिलिटी वो क्या कह रहा है कि बहुत सारे स्टेज ऑफ नेचर है, मतलब कि जो मॉनेटरी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी, कि स्ट्राइक आ सकती है, या फिर डिमांड क्रिएट नहीं होगा, या फिर पावर फेलियर हो सकता है, ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती है। और वो क्या कह रहा है कि हर किसी के चांस से जो वो क्या है इक्वल है, हर किसी के चांस से जो वो क्या है इक्वल है। तो वो क्या करेगा, वो कह रहा है कि एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कि ऐसा नहीं होगा कि स्ट्राइक भी हो जाए, उसके ऊपर पावर फेलियर भी हो जाए, उसके बाद में जो है वो डिमांड भी क्रिएट नहीं हो, ऐसा नहीं है। वो कह रहा है कि या तो स्ट्राइक होगी, या पावर फेलियर होगा, या फिर डिमांड क्रिएट नहीं होगी। और वो कह रहा है कि हर किसी के चांस से जो वो इक्वल है, हर किसी के चांस से जो वो क्या है बराबर है। समझ आ रही बात? तो ये इस तरीके से मानता है। तो वो कहता है कि भाई जैसे 3 स्टेज ऑफ नेचर है, एक तो डिमांड नहीं आना, एक स्ट्राइक हो जाना, एक ओवर फेलियर हो जाना, ये 3 है। वो कह रहा है कि तीनों के इक्वल चांस है। टोटल अपन प्रोबेबिलिटी जानते हैं कि 0 से 1 के बीच में, या फिर परसेंटेज में कहें तो 100% तक है। तो ये कहेगा 33.33% इसके चांस है, 33.33% इसके चांस है, 33.33% इसके चांस। या ये कैसे कैलकुलेट कर सकता था, 1 डिवाइडेड बाई स्टेज ऑफ नेचर 3। तो ये इक्वल प्रोबेबिलिटी हर किसी को इक्वल दे देंगे, 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टेजेज ऑफ नेचर जो है उनको कर देंगे। फिर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पे ऑफ वैल्यू फॉर द अल्टरनेटिव। जैसे कि हर जो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव 1 जो इसका पे ऑफ जैसे 15,000 है, ठीक है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है 33.33, अल्टरनेटिव 2 22,000, उसका 33.33, 33,000 उसका 33.33, और ये जो है उनका क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। ये जो है वो आपका करोगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का केस है। तो इसमें से जो जैसे अल्टरनेटिव 1 है, अल्टरनेटिव 2 है, अल्टरनेटिव 3, अल्टरनेटिव 4 है, प्रॉफिट का केस है तो मैक्सिमम वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, और कॉस्ट वाला केस है तो मिनिमम वाला सेलेक्ट कर लीजिए। आल्सो नोन एज क्राइटेरिया फॉर इनसफिशिएंट रीजन, इसको क्राइटेरिया फॉर इनसफिशिएंट रीजन भी कहा जाता है। ये ऐसे जो वर्ड है ना, ऐसे लाइनें वगैरह, ये देखो एक चीज थोड़ा सा जब पढ़ो ना, तो एक ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए। जैसे इस मेथड को और किस नाम से जाना जाता है, और उसमें ऑप्शन जो है वो जैसे इक्वल प्रोबेबिलिटी वाले क्राइटेरिया को और किस नाम से जाना जाता है, और उसने 4 नाम दे दिए और एमसीक्यू बना दिया। तो ये एमसीक्यू बनाना बहुत आसान है उसके लिए। समझ आ रही बात? और यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर है? ग्राफिकल मेथड है तो वहां पर वो एमसीक्यू बना नहीं सकता, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि वो पेपर के अंदर इतना बड़ा ग्राफ दे और फिर उसके बाद में आपसे कुछ पूछे। समझ आ रही बात? तो या जो है वो क्वेश्चन ओडोमेंट पे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। डोमिनेंस का क्वेश्चन पूछने के बजाय कॉन्सेप्ट पूछना आसान है, कि रो के अंदर कौन सी वाली डिलीट होगी, कॉलम के अंदर कौन सी वाली डिलीट होगी। समझ आ रही बात? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा जो लगता है ना कि बहुत ज्यादा लेंथी चीज होने वाली है, तो वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस एमसीक्यू में कम हो जाते हैं। और पुराना पेपर वगैरह जो है ना, उसको तो आप कंटिन्यूस पढ़ते ही रहिए। भाई मैं एमसीक्यू वगैरह मैं कोशिश ये करूंगा कि भाई 15-20 जून के बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में अपने पास सिर्फ 2 ही काम बचे, जिसमें एक आईपैड से जो बिना चेहरे वाली जो रिवीजन क्लास है, जिसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर चैप्टर जो वो रिवीजन रिवाइज हो जाए, उसमें फटाफट जो वो रिवीजन, और वो चैप्टर वाइज करके फिर जो वो उसकी एक मैराथन सब्जेक्ट वाइज जो वो मैराथन क्लास जो है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूं, ताकि ये 3 घंटे में आप 3-4 घंटे में सब्जेक्ट जो पूरा एक बार रिवीजन कर पाओ। और फिर जो वो सिर्फ अपने पास एक ही काम बचे कि रिवीजन और एमसीक्यू, रिवीजन और एमसीक्यू। क्लासेज जो है वो अच्छी है, सब चीजें ठीक है, इसकी वजह से क्वेश्चन सही होंगे आपके। ये एक तरीके से 60% रोल भी करता है, लेकिन ये इसका रोल 60% ही है, समझना एक हिस्सा है। उसके बाद में ये काम जल्दी कंप्लीट होगा तो फिर अपन नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है वो आपको ये वाली चीजें करवाएगी, रिवीजन और एमसीक्यू करवाएगी। तो कोशिश ये करेंगे कि भाई इसको जल्दी खत्म करें, ताकि फिर जो वो ये वाले प्रोसेस पे चले जाएं, ताकि अपने पास सिर्फ ये ही बचे, रिवीजन और एमसीक्यू, रिवीजन और एमसीक्यू। तब अपने को क्लासेज वाला जो वो नहीं बचे।
इस वजह से जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया ना, वो भी कोशिश करें कि क्लासेज जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करें। और जल्दी करने के एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप क्लासेज देख रहे हो ना, तो इसको 1.5 या 2 की स्पीड में मत देखिए, क्योंकि क्लासेज आप जो है वो उसका पर्पज ही खत्म हो जाता है अगर आप क्लासेज को 1.5 या 2 में देखते हो। उसको 1 में देखिए, और उसको क्लासेज को यूं मत देखिए कि ये आदमी मुझे कुछ सिखा रहा है, यूं देखिए कि मेरा इस आदमी के साथ डिस्कशन चल रहा है, वो मुझे कुछ बात बता रहा है जिससे जो है वो मेरे दिमाग के अंदर उससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और कुछ बातें भी मैं जो वो और भी बता सकता हूँ। ये अकेला आदमी मेरे को जो वो वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जबकि ये 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ताकि आप उसके ऊपर क्या करोगे, और ज्यादा विचार करोगे। क्योंकि क्लासेज का पर्पज समझाना है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो। और इसमें अगर आप बहुत ज्यादा स्पीड से देखोगे तो वो फिर वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। जब क्लासेज कंप्लीट हो जाए, ये जो रिवीजन है ना, ये 5-10 मिनट का जो है, एक बार के अंदर हर चैप्टर का 5-10 मिनट, पहली बार की 1 की स्पीड में, फिर 1.5 की स्पीड में, इनके अंदर जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो उतनी स्पीड बढ़ा दीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म, या फिर इसे उर्विज क्राइटेरिया जो है वो कहा जाता है। ये क्या है, ये कह रहा है कि आदमी जो है वो ऑप्टिमिज्म भी है और पेसिमिज्म भी है, दोनों ही है। कोएफिशिएंट ऑफ ऑप्टिमिज्म जो है उसने कहा कि हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। और उसने कहा कि ऑप्टिमिज्म कितना हो सकता है, 0 से लेके 1 तक। अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब वो कंप्लीट ऑप्टिमिज्म है, पूरी तरीके से ऑप्टिमिज्म है। और अगर 0 है वैल्यू तो इसका मतलब वो कंप्लीटली पेसिमिस्ट है। और 0.5 है मतलब कि आधा ऑप्टिमिज्म है और आधा पेसिमिज्म है। समझ आ रही बात भाई? अपन नॉर्मली सारे के सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कॉम्बिनेशन के। दिन के अंदर कुछ हिस्सा होता है जिसके अंदर मूड बहुत अच्छा होता है यूं ही, और दिन का कुछ हिस्सा जो है ऐसा होता है जिसके अंदर बिना फालतू मूड खराब होता है, सब पे गुस्सा आता है। तो कभी कभी होता है भाई पर्टिकुलर, कभी सुबह जो है वो उठे एकदम बहुत मस्त लग रहा है कि वाह यार क्या दुनिया है, क्या प्रकृति है, क्या भगवान ने क्या बनाया। और कभी कभी बैठे बैठे लगता है कि यार क्या बनाया है और क्यों बनाया है। समझ आ रही बात? तो ये ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों ही है। एच क्राइटेरिया फॉर रियलिज्म वो कैसे पता करेगा, ए अल्फा इंटू मैक्सिमम इन कॉलम, जो भी मैक्सिमम है। अल्फा वाला कौन है, ए किसका मेजर है, ये किसका है, ऑप्टिमिज्म का है। तो ऑप्टिमिज्म हमेशा क्या मानता है कि मैक्सिमम मिलेगा, तो वो मैक्सिमम इंटू अल्फा वाला क्या करेगा, उससे मल्टीप्लाई करेगा। और ये किसकी वैल्यू आ गई, पेसिमिस्ट वाले की, और मिनिमम इंटू कॉलम उसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा, क्राइटेरिया फॉर रियलिज्म। इसको रियलिज्म इस वजह से कहा जाता है क्योंकि रियल यही है, ज्यादा पूरी तरीके से ऑप्टिमिज्म होना भी सही नहीं है और पूरी तरीके से पेसिमिस्ट होना भी सही नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन सही है। थोड़ा बहुत आपको फेल होने का डर भी होना चाहिए ताकि आपकी पढ़ाई सही भी हो, और पूरी तरीके से यही नहीं हो कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, इस तरीके की सिचुएशन में भी नहीं आ जाओ ताकि फिर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो। तो दोनों का होना चाहिए, ये लगना भी चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगा, और ये भी लगना चाहिए कि नहीं पढ़ूंगा तो नहीं होऊंगा, ताकि आप कंटिन्यूस उस पर मेहनत करते रहोगे। रिग्रेट और स्वैग क्राइटेरिया, इसको जो वो क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट डिसीजन क्राइटेरिया भी कहते हैं। ये क्या करता है, किस तरीके से करता है, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाओ। अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स जैसे प्रॉफिट का केस है, तो 5, 7, 15, 20, 22 और 8, और 15, 7 और 25। देखो इस वाली अगर रॉ की बात करें तो इस वाले में वो क्या कहेगा कि भाई अगर मैं इस पे जाऊंगा तो 15 मिलेगा, अगर इस पे जाऊंगा ना तो 5 नहीं मिलेगा। वो कह रहा है कि 10 का नुकसान होगा। समझ आ रही बात, कितना होगा, 10 का नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ 15 पे जा सकता था, जबकि यहाँ 5 पे आ जाऊंगा तो 10 का नुकसान होगा। यहाँ 15 पे जा सकता था, अगर यहाँ पर आ गया तो मैं 8 का नुकसान होगा। यहाँ पर क्या हो गया, 0। इस वाली लाइन में बेस्ट को सेलेक्ट किया, ये हो गया 22। फिर ये क्या कहेगा, ये सेलेक्ट करेगा तब तो 0 है, अगर ये सेलेक्ट कर लिया तो उसको 2 का नुकसान होगा, और ये सेलेक्ट कर लिया तो 22 में से 8 गए, कितने बचे भाई, -14। 25 को सेलेक्ट करेगा, ये हो गया 0।
25 माइनस 15 -10, और 25 में से 7 गए -17। ये तो क्या बनाएगा, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बनाओ, बेस्ट सेलेक्ट करके बाकी उसमें से लेस करो और मैक्सिमम रिग्रेट का पता करो कि सबसे से ज्यादा रिग्रेट जो है वो कहाँ हो रहा है, जैसे यहाँ हो रहा है। बाद में सॉरी मैक्सिमम हर हर किसी में मैक्सिमम करेंगे और उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैक्सिमम यहाँ पर कितना रिग्रेट बनता है -10, यहाँ कितना बनता है -14, यहाँ कितना बनता है -17। अब इन तीनों में से सबसे कम रिग्रेट कहाँ हो रहा है, या -10 पे हो रहा है, तो वो उसको क्या कर देगा, सेलेक्ट कर लेगा। समझ आ रही है बात भाई? समझ आ रही है? क्लियर है? ठीक है। आज काफी टाइम बाद क्लास के अंदर थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की, बाकी कंटिन्यू क्लास टू क्लास चलते हैं। भाई ध्यान रखिएगा ना ये चीजें, एक ही टारगेट रखिएगा, बाकी दिमाग के अंदर कोई भी कचरा मत रखिएगा, सिर्फ एक ही टारगेट के भाई पास होना है। क्योंकि सीधी बात है, इस ये अभी 1 घंटे 2 घंटे आप सुबह सुबह मेरी शक्ल देखते हो, मेरी आवाज़ सुनते हो, फिर उसके बाद में नोट्स पढ़ते हो, तो उसका एक ही पर्पज है कि पास होना है। समझ आ रही बात? क्योंकि ये आप टाइम जो है, जो आप टाइम इसमें दे रहे हो ना, वो बहुत ही क्रूशियल टाइम दे रहे हो आप अपने जीवन का, जो है वो सबसे कीमती टाइम जो है, जिसके अंदर आपकी एनर्जी लेवल जो है वो पीक पे है, वो वाला दे रहे हो। क्योंकि 30 तक जो है वो एनर्जी लेवल कंटिन्यूस बूस्ट करता है, मतलब कि एनर्जी जो बढ़ती है, 30 के बाद वापस क्या होती है, कम होती है। तो ये जब एनर्जी की इतनी टॉप के ऊपर आप उस सिचुएशन में बैठे हो, और वो टाइम अगर आप दे रहे हो, इस टाइम के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते थे भाई, घूम सकते थे, फिर सकते थे, अगर शादी हो चुकी है तो हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके स्पोर्स, उनके साथ घूम सकते थे, अदरवाइज जो वो अ, घूम सकते थे, जिनके साथ भी घूम सकते थे, खेल सकते थे, मूवी देख सकते थे, ये सारा कुछ कर सकते थे। क्योंकि बुढ़ापे के अंदर जो वो शौक नहीं रहेगा, और बचपन के अंदर जो वो आपका पास इतने कुछ रिसोर्सेज थे नहीं, घर वाले जो खिलौने दिलाते थे वो दिलाते थे। ये इस टाइम को अगर आप यहाँ पर दे रहे हो, वो सब छोड़ के अगर यहाँ पर दे रहे हो, तो आपको नतीजा मिलना चाहिए। समझ आ रही बात? हाँ। तो ये सारा कुछ अगर आप दे रहे हो ना, तो फिर इसका ये पर्पज जो आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई नहीं, मेरे को एग्जाम क्लियर करना है बस। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, अगर रिस्क है तो ये इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, तो इन सेक्रीफाइस को ध्यान रखो भाई, सेक्रीफाइस अगर कर रहे हैं तो इसका पर्पज जो है वो एक है कि पास होना है बस। बिल्कुल। तो इसका मतलब जो है, इतना आप कर रहे हो तो इसका आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। समझ आ रही बात? एक छोटी सी बात है जो मैं हर बार क्लास के अंदर कहता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, तो कि अब 90, 90 और 90, इनके साथ आप 270 कर लोगे ना, तो भी आप पास नहीं होगे, और 100 में पास हो जाओगे। एक बार आपने तैयारी की और 90% तैयारी की, नहीं हुआ, फिर दूसरी बार तैयारी की, फिर 90% तैयारी की, नहीं होगा, फिर तीसरी बार किया, 90% तैयारी की, फिर नहीं हुआ। आप इफेक्टिवली कितना कर चुके हो, 270% तैयारी कर चुके हो, लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। एक बार में 100% तैयारी करो, आपका एग्जाम क्रैक होगा। यूं देखें तो ये 270% तैयारी कर रहा है, और ये सिर्फ 100% ही तैयारी कर रहा है, लेकिन ये एग्जाम क्रैक कर रहा है और वो एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा है। तो जितना है उतना अपना 100% एफर्ट दो। जितना आपके पास समय अवेलेबल हो ना, उस समय को वेस्ट मत करो। समझ आ रही बात? ये इंस्टा इंस्टा रील वील ये सब एक बार छोड़ दो, ये बाद में देखते रहेंगे। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। समझ आ रही बात भाई? देखो, सेक्रीफाइस जो है वो हर किसी को करने पड़ते हैं भाई। अ, क्योंकि क्या होता है कि हम भी जैसे पढ़ाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो जैसे छोटे भर्ती के बैच लेते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट खुद ही इतना सीरियस नहीं होता है, तो फिर हमें भी उतना मजा नहीं आता, हम भी जो वो वैसे करके उसको खत्म करते हैं कि ठीक है। और ये शायद 2015 के बाद तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि जिस गर्मियों के अंदर मैं अभी तक हिमाचल नहीं गया। बाकी तो मैं अप्रैल होते तो उससे तो भाग ही जाता था, एक बार तो महीने भर के लिए तो 100% जाता ही जाता था। लेकिन क्योंकि इस बार अब आप जो है वो अपना पूरा एफर्ट दे रहे हो,
और जैसे ये बड़ी भर्ती जो भी होती है फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर, इनके लिए अच्छे कैंडिडेट मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब मैं भी जो वो चाहता हूँ भाई आपको पूरा जो है वो टाइम और पूरे जो है वो नोट्स वगैरह जब भी दूं तो उसमें सारी चीज़ें जो कवर करूँ। तो उसके लिए जितना एक्स्ट्रा टाइम जितना समय मेरे पास अवेलेबल होता है वो सारा का सारा देने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है भाई आपके पास जितना समय अवेलेबल है उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लेस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये 3 मेथड है। एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ये सिंपल सही है कि भाई जैसे अल्टरनेटिव 1 सेलेक्ट करोगे तो पे ऑफ है आपका 10,000 जिसके चांसेज है 20%, तो कितना आएगा 10,000 इंटू 20%, 2,000। ये कितना है 12,000 जिसके चांसेज है 50%, मतलब कि 6,000, और 20,000 इंटू 0.3 पार दिया 6,000, 6 6 12 13 14, 14,000 रुपये। ये जो है क्या हो जाएगी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू। ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। पे आउट अंडर द अनसर्टेनिटी, I1 मतलब अल्टरनेटिव 1 से लेके जितने भी एम अल्टरनेटिव है इनटू उनकी प्रोबेबिलिटी और उनका समेशन कर दो। वैसा का वैसा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, सेम वैसा का वैसा है। यहाँ पर क्या करेंगे अपॉर्चुनिटी लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी, सेम वही ऊपर वाला सेम जैसा जैसा सेम प्रोसेस है एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, बस क्या हो जाएगा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। और तीसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। देखो बिजनेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, अगर आपके कंपटीटर की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच रही है ना तो उस केस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो हर कोई जो वो क्या चाहता है कि भाई इन्फॉर्मेशन उसके पास आए, और वो भी कैसे इन्फॉर्मेशन आए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आए। जैसे कि मेरा कंपटीटर है और वो पर्टिकुलर उस तारीख को एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो मैं और मेरा भी वैसा का वैसा प्रोडक्ट लॉन्च करने का है, तो उस केस के अंदर मैं क्या करूं जैसे उसका परसों लॉन्च होने वाला तो मेरे को कल लॉन्च कर देना चाहिए, क्योंकि जो पहले मार्केट के अंदर आएगा वो ज़्यादा बूम पाएगा। अगर इस तरीके की मेरे पास इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल, अब कल रिलीज करने के लिए मेरा प्रोडक्ट पूरी तरीके से तैयार नहीं है तो भी मेरे को रिलीज करना पड़ेगा, समझ आ रही बात। तो इन्फॉर्मेशन जो है और फिर पता चले कि वो तो 3 महीने बाद जो है वो करने वाला था और अपन ने यूं ही जल्दी कर ली, समझ आ रही बात। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसकी क्या होती है एक वैल्यू होती है। तो ये कहता है कि पहले क्या करो आप वैल्यू कैलकुलेट करो इन्फॉर्मेशन की। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो भी है आपकी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन उसको कैसे करोगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद द परफेक्ट इन्फॉर्मेशन माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विदाउट परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती तो अपन क्या कर लेते 10,000 कमा लेते, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो हम 6,000 ही कमा पाएंगे। तो 4,000 हम एक्स्ट्रा कमा पाएंगे अगर हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये क्या हो जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लियर है। अब इसके अंदर एक चीज बची थी जो कि टर्मिनोलॉजी, वो देख लीजिए। बाकी इसकी लिमिटेशन और वो है वो मैं नोट्स में लिख दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी उसमें कुछ खास है नहीं, लिमिटेशन और यूज यूज हर कहीं होता है, मिलिट्री में भी हो सकता है, गेम में भी हो सकता है। स्ट्रेटेजी क्या होती है रेफर टू द स्किल वेज और ऑप्शन विच ए प्लेयर सेलेक्ट फॉर द ऑप्टिमाइजिंग हिज ऑब्जेक्टिव, कि जो अलग अलग तरीके उसमें से जो एक सेलेक्ट कर सकता है उसे हम क्या कहेंगे स्ट्रेटेजी कहेंगे। प्योर स्ट्रेटेजी क्या होगा इफ ए प्लेयर सेलेक्ट द सेम स्ट्रेटेजी ईच एज नोन एज प्योर स्ट्रेटेजी, जो ये सेलेक्ट कर रहा है वही वो सेलेक्ट कर रहा है तो वो वाली क्या कहलाएगी प्योर स्ट्रेटेजी। ईच प्लेयर नोज व्हाट द अदर प्लेयर वुड डू अगेंस्ट हिज सेलेक्टेड स्ट्रेटेजी। इसमें प्योर स्ट्रेटेजी में क्या होगा इसको पता है पहले प्लेयर को कि मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो वो सेलेक्ट करेगा। इफ इट इज डिटर्मिनिस्टिक अटेम्प्ट नोन इन एडवांस ईच पार्टिसिपेंट, और इसे जो है वो क्या कहा जाता है डिटर्मिनिस्टिक अटेम्प्ट जो वो कहा जाता है। इसके अगेंस्ट में जो मिक्स्ड वाली है वो क्या होती है प्रोबेबिलिस्टिक होती है। ये तो तयशुदा है कि भाई यही होगा, और ये जो है ये क्या है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। इट अवॉइड सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी, इसके अंदर अनसर्टेनिटी की कोई सिचुएशन या गुंजाइश नहीं रहती। ये तय है कि भाई मैं ये तय सेलेक्ट करूंगा वो सेलेक्ट करेगा। जबकि मिक्स्ड स्ट्रेटेजी में क्या होगा पार्टिसिपेंट डज नॉट नो अबाउट द स्ट्रेटेजी बीइंग फॉलोड बाय हिज ओपोनेंट, उसके ओपोनेंट के द्वारा कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की जाएगी वो उसे पता नहीं। पार्टिसिपेंट ऑप्ट टू सेलेक्ट
स्ट्रेटेजी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और पार्टिसिपेंट जो वो क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी के बेस पर स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करते हैं। डिसीजन टेकन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज टू सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द सम फिक्स्ड प्रपोर्शन। वो क्या कह रहा है कि डिसीजन टेकन इन एडवांस ऑफ ऑल प्लेज टू सेलेक्ट ए कोर्स ऑफ, अब वो एक को सेलेक्ट कर रहा है, वो एक फिक्स प्रपोर्शन में सेलेक्ट कर रहा है, मतलब कि उसके पास प्रोबेबिलिटी है, पूरी तरीके से तय नहीं है कि भाई मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो वो सेलेक्ट करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक कंपटीशन, इसको प्रोबेबिलिस्टिक कंपटीशन भी कहा जाता है। और उसके बाद में पे ऑफ मैट्रिक्स, ए टेबल ऑफ आउटकम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऑफ गेम इज नोन एज पे ऑफ मैट्रिक्स। अलग अलग जो है, जो अपन बना रहे थे भाई इसमें इतना मिलेगा इसमें इतना मिलेगा, वो क्या हो जाएगी, पे ऑफ मैट्रिक्स। सैडल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा का जो है अगर सेम आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कब करेगा, जब मैक्सिमम और मैक्सिमिन और मिनीमैक्स जो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, मीन्स द सम ऑफ पे ऑफ एक्सपेक्टेड एट द लेवल ऑफ देयर, वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा, मीन द सम ऑफ द पे ऑफ एक्सपेक्टेड एट द लेवल ऑफ देयर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी। द वैल्यू ऑफ गेम इज इक्वल टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द पे ऑफ मैट्रिक्स। ये जो है इसी को अपन सैडल पॉइंट को भी वैल्यू ऑफ गेम बोलते हैं, और अगर वो नहीं होता है, सैडल पॉइंट नहीं होता है, तो अपन वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ गेम का मतलब क्या, मीन्स द सम ऑफ द पे ऑफ एक्सपेक्टेड एट द लेवल ऑफ देयर ऑप्टिमम। जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है उनके हिसाब से उस स्ट्रेटेजी पे उनको कितना वैल्यू प्राप्त होगा। द वैल्यू ऑफ द गेम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ द पे ऑफ स्ट्रेटेजी। द गेम इज सेड टू बी फेयर इफ द वैल्यू ऑफ गेम इज जीरो। अगर वैल्यू ऑफ गेम जीरो है तो उस गेम को फेयर कहा जाएगा, अदरवाइज इट इज अनफेयर। अनफेयर कैसे, कि भाई जीरो नहीं है, इसका मतलब किसी एक को ज्यादा फायदा और एक को ज्यादा नुकसान है, तो और जीरो है मतलब कि दोनों इक्वल पे है। मिनिमैक्स किसे कहते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को सेलेक्ट करना, मिनिमम द पॉसिबल फ्रॉम मैक्सिमम, या फिर अपन हिंदी में बोले तो ज्यादा में से कम को सेलेक्ट करना। ये लॉस के केस में करते हैं अपन नॉर्मली। और मैक्सिमिन जो है वो मैक्सिमाइज द मिनिमम गेन, कम गेम में से जो है ज़्यादा को सेलेक्ट करना, ठीक है। और मैक्सिमैक्स ज़्यादा में से ज़्यादा को सेलेक्ट करना, मिनिमिन मिनिमम में से मिनिमम सेलेक्ट करना। क्लियर है। इसके अलावा भाई एक जो है वो इंडेक्स नंबर के अंदर नोट्स के अंदर दो चीज़ें और ऐड की थी। एक तो था डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज के अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज, जिसके अंदर क्या था कि भाई जो भी फैक्टर है, ये ट्रेंड वैल्यू वगैरह है, उनको सबको अलग अलग करना, वो क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन कहलाता है। और एक छोटा सा पॉइंट और था, अगर हम मानते हैं कि वो रिलेटेड है तो उस केस के अंदर मैथमेटिकल वाले के हिसाब से अलग अलग करेंगे, और अगर हम मानते हैं कि नहीं वो इंडिपेंडेंट है, सॉरी अगर हम मानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है तो एडिक्टिव मेथड जो है वो एडिशन वाली मेथड है उसके हिसाब से करेंगे, और अगर हम मानते हैं कि रिलेटेड है तो मल्टीपल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। और एक जो है वो ईयरली ट्रेंड को मंथली ट्रेंड में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला देख लीजिएगा, बाकी वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस है एक बुक के अंदर दे रखा था, इस वजह से मैंने साथ में लिख दिया। मैंने कहा कहीं क्वेश्चन सीधा आ जाए तो आप उसमें से देख सको। और उसमें कोई पॉइंट ऐड किया था क्या अभी? डी सीजनलाइजेशन ऑफ डाटा, मतलब कि उसमें से क्या है, सीजन का इफेक्ट जो वो खत्म करना। कोई भी जो डाटा है उसमें से अगर सीजन का इफेक्ट जो वो खत्म करना है तो उसे क्या कहेंगे, डी सीजनलाइजेशन कहेंगे। जो भी आपके ओरिजिनल डाटा उसके डिवाइड में सीजनल इंडेक्स कर दो तो उसमें से सीजन का इफेक्ट जो वो चला जाएगा, बाकी जो है वही बचेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ, और प्राइमरी एडजस्टमेंट वो कहता है कि भाई कुछ चीज़ों का एडजस्टमेंट आप टाइम सीरीज बनाओ उससे पहले कर लीजिए। एक तो क्या होता है कैलेंडर वेरिएशन, जैसे कि किसी महीने में आपने
28 दिन काम हुआ, किसी महीने में 24 दिन हुआ, जैसे अप्रैल महीना जो था उसके अंदर छुट्टियां, गवर्नमेंट छुट्टियां ज्यादा थी, उसमें कम काम हुआ है, तो उसको बराबर कर लीजिए ताकि आप आराम सही से उनका एनालिसिस हो जाएगा। प्राइजेज चेंजेज अगर है तो उनको कर लीजिए। मॉनेटरी वैल्यू इन्फ्लेशन वगैरह का इम्पैक्ट है तो वो खत्म करने के लिए आप क्या कर दीजिए, मॉनेटरी वैल्यू को रियल वैल्यू में कन्वर्ट करके कीजिए। या पॉपुलेशन चेंज हो गई, उसकी वजह से कोई चेंज आया है तो उसको पहले करेक्ट कर लीजिए। क्लियर है भाई यहाँ तक का? क्लियर है? ये टाइम से सॉरी गेम थ्योरी के नोट्स जो है वो मैं क्वेश्चन जो है वो थोड़ा करेक्ट करके और फिर अपडेट कर दूंगा। लिमिटेशन और वो मैं लिखूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें बाकी कुछ खास है नहीं। लिमिटेशन सिंपल सी बातें हैं भाई, एजम्पशन जो लिखी है वो सारी लिमिटेशन में जाएगी कि भाई ये चीज़ें ऐसी है, होता नहीं। और प्रैक्टिकली वैसे गेम थ्योरी वगैरह यूज में आते नहीं है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारी कंडीशन डाल दी उसने, कहा कि इतने प्लेयर होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने चाहिए। इतना वो सॉल्व करेगा तब तक तो कंपटीटर जो है वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल करके निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपसे इम्पोर्टेंस के बारे में पूछे तो कहना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिट्री में भी काम आता है ना, पॉलिटिक्स में भी काम आता है, गेम में भी काम आता है, बिजनेस में भी काम आता है, हर जगह काम आता है। इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर बात वो लिमिटेशन कर रहा है तो कहना इससे रद्दी कोई है ही नहीं। सारी एजम्पशन लेके बैठ गया, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारी चीज़ें थोड़ी होती है। पिछली बार वाला क्वेश्चन तो सिंपल सा ही था, इसका एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। ईएफएम में तो भाई अभी मैंने जो है वो टिक नहीं कर रखा है, इसमें शायद मैंने टिक कर रखा है। ईएफएम का पेपर देखिएगा, उसमें अगर हो तो वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा ग्रुप में, देख लेंगे। इसका एबीएसटी का तो शायद मैंने उस दिन देख लिया था पेपर, वापस उस वक्त क्या था। एबीएसटी पेपर 2। विच डिसीजन क्राइटेरिया is used in decision making under uncertainty? Maxi max maxi min mini max regret or all of the above? हाँ, ये मैं आया ही नहीं था गेम थ्योरी में से। हाँ, बताओ भाई अब इसका। अनसर्टेनिटी की स्थिति के अंदर इनमें से कौन सा तरीका लगाएंगे? मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन, मिनी मैक्स रिग्रेट, या ऑल ऑफ द अबव? क्लियर है भाई? तो यहाँ तक का रिवीजन कीजिएगा, नोट्स को बार बार पढ़िएगा। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो भेजते रहिएगा। नोट्स में थोड़े से इसको करेक्ट करके और लिमिटेशन और यूजफुलनेस लिख के फिर अपडेट करूँगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।